हेलो चिल्ड्रेन, विल स्टार्ट टुडे द रशियन रिवॉल्यूशन। सो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स इनकी अलग सोच थी उसमें फ्रांस में, यूरोप में पूरे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कंजर्वेटिव्स भी आए, कुछ सोशलिस्ट थे जिनकी वजह से जो जर्मनी और रशिया में जो लोग, जो वर्कर्स थे, उन इंडस्ट्रियल चेंज और रिवॉल्यूशन हुआ। और कैपिटलिस्ट से बचने का तरीका क्या था, फिर एक क्या हो गया कि रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि उस चेंजेस को जो सडन हो, आइदर बाई फोर्स और एनीथिंग। सो रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में। कैसा रिवॉल्यूशन हुआ? with the help of not with the help of it start with the Tsar Nicholas. So in 1914 Tsar Nicholas II ruled the Russian Empire. उस टाइम के जो रूलर थे वो थे जार निकोलस। इनकी कहानी से स्टार्ट होता है रशियन रिवॉल्यूशन विद द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस टाइम की क्या इकोनॉमी थी, सोसाइटी क्या थी रशिया में जब ये रूल कर रहे थे? रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वर एन एग्रीकल्चरिस्ट। रशिया की जो पॉपुलेशन थी, जो इकोनॉमी था, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। 85% लोग रशिया के क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप विच वॉज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट इनकी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ज़्यादातर जो थे वो प्राइवेटली रन करती थी इंडस्ट्रीज। Workers were divided into two groups, but they did not unite to but they did unite to strike work when they were dissatisfied. वर्कर्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। ये चालाकी थी कि अगर वर्कर्स एक साथ हो जाएंगे तो उनके काम रोक दिए जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट को ये एक डर था, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड किए थे। तो वर्कर्स जो थे वो डिवाइड होते हैं, लेकिन जब वो किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो यूनाइट हो जाते थे और फिर उसको धरना देते थे। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। जो फ्रांस के पीजेंट थे, फ़र्क था रशिया और फ्रांस के पीजेंट्स में। फ्रांस के पीजेंट जो थे वो थोड़ा बहुत नोबिलिटी, मतलब जो रूलर्स थे उनकी थोड़ी इज्जत करते थे, लेकिन रशिया के जो पीजेंट्स थे उनके लिए, उनके दिल में किसी भी नोबल्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। Russian peasants were the only peasant community which pooled their land and they commune divided. Pooled मतलब होता है कि एक साथ 4-5 लोग एक ज़मीन पे वर्क करते थे एंड देयर कम्यून डिवाइडेड। और जो एक कम्युनिटी थी वो डिवाइड थी, जो पैसा था वो डिवाइड होता था, लेकिन काम जो थे वो एक साथ करते थे। ये सिर्फ रशिया के पीजेंट्स के ये कहानी थी। नाउ द सोशलिज्म इन यूरोप, रशिया। सोशलिज्म कैसे है रशिया में? हमने सोसाइटी देख ली, उनकी इकोनॉमी देख ली। कैसे उनकी इकोनॉमी थी? 85% लोग वर्क करते थे एग्रीकल्चर में। सोशलिज्म कैसे है रशिया में? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जार निकोलस ने सारी पार्टीज को इलीगल कर दिया था क्योंकि कोई भी उनके अगेंस्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898। 1898 में एक पार्टी बनी हुई थी, लेकिन ये भी इलीगल बना दिया गया था बाय द जार निकोलस। इलीगल क्यों था? क्योंकि कोई भी पार्टी इनके अगेंस्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इसलिए। इट स्ट्रगल्ड टू गिव पीजेंट्स देयर राइट ओवर द लैंड दैट बिलोंग टू नॉबल्स। वो पार्टी का मेन काम क्या था? किसानों को उनका अधिकार दें, उनको राइट्स दें, वो ज़मीनें दें जो ज़्यादातर किससे रिलेट होती थी? नॉबल से। जो ज़्यादा ज़मींदार होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, उनकी ज़मीन। ऑब्वियसली कोई भी नॉबल चाहेगा नहीं कि उसकी ज़मीन किसी किसान के पास जाए और किसान उनके लिए काम करना छोड़ दें। तो ये इस पार्टी की मेन वर्क था। As land was divided among peasants periodically, which makes them natural socialists, and it was felt that peasants and not workers would be the main source of the revolution. So land divide थी peasants में periodically, मतलब कुछ वक्त के लिए किसी peasants के लिए, कुछ वक्त के लिए किसी peasants के लिए। एक टाइम में peasants के पास पूरी ज़मीन नहीं होती थी। विच मेक्स देम नेचुरल सोशलिस्ट। इससे क्या था कि ये सोशलिस्ट बन गए थे लोग। हर किसी जब ज़मीन की जब बढ़ती जाएगी, दूसरे दूसरे के पास जाएगी, तो जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी वो दूसरों के लिए हम्बल होता था, काम करता था। सोशलिस्ट थे वो लोग। एंड इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। पीजेंट्स होंगे, वर्कर्स नहीं, क्योंकि पीजेंट्स में सोशलिस्ट नेचुरल पहले से थे लोग। बट लेनिन एक यहाँ पे लीडर हैं। लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। लेनिन जो थे उनको लगा कि जो पीजेंट्स हैं सिर्फ एक ही सोशल ग्रुप नहीं है, सोशल ग्रुप कई थे उस टाइम, वर्कर्स भी थे। पार्टी क्या हो गई? इससे डिवाइड हो गई दो हिस्सों में, बॉल्शेविक और मेंशेविक। वो कौन सी पार्टी? जो पार्टी 1898 बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी, वो दो हिस्सों में बढ़ गई। दो हिस्सों में कौन कौन से? जो बॉल्शेविक थे उसको जो लीड कर रहे थे वो थे व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक को लीड करने वाले थे जूलियस मार्टोव। तो ये दो पार्टी डिवाइड हो गई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी।
रिवॉल्यूशन हुआ फिर 1905 का रिवॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब वो पार्टी दूसरों को, पेजेंट्स को राइट दिलाने में थी, लेकिन जो लोगों का एक व्यू बदल गया, किसी का मानना कुछ था, किसी दूसरे का मानना कुछ था, तो पार्टी डिवाइड हो गई बोल्शेविक और मेंशेविक में। क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर इसी से आते हैं कि बोल्शेविक का क्या डिफरेंस था और मेंशेविक क्या डिफरेंस था, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1905 का रिवॉल्यूशन, क्या रिवॉल्यूशन था? रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है तानाशाही, सिर्फ एक पर्सन रूल करेगा, और हम जान रहे हैं कौन रूल कर रहा था उसको, जार निकोलस सेकंड। द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। जार का कोई मतलब नहीं था पार्लियामेंट का, वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लिबरल जो थे, जैसे हमने पढ़ा था कि जो लोग चाहते थे जो थोड़ा सा चेंजेस हो, वो चाहते थे कि इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा एंड हो। दे वर्क टूवर्ड द डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। यही से बदलाव आया। लिबरल जो थे वो चाहते थे थोड़ा सा बदलाव हो, कॉन्स्टिट्यूशन बने, जो कुछ रूल्स बने, सिर्फ जार निकोलस अपने हिसाब से न चलाएं रशिया को। बीच में आता है ब्लडी संडे। संडे, ब्लडी संडे क्यों उसका नाम दिया गया? क्योंकि संडे के दिन ही ये इंसिडेंट हुआ। क्वेश्चंस आपके कभी कभी ब्लडी संडे से भी रिलेटेड रहते हैं, तो आगे देखते हैं कि ब्लडी संडे है क्या। ब्लडी संडे क्या है? द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। कहानी से स्टार्ट होती है कि सामान का रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया था 1904 तक कि जो वेजेस थी, तो सामान का रेट भी हाई हो गया, और उस पर से वेजेस जो मजदूरी थी वो 20% डिक्लाइन भी हो गए लोगों की। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर्स ऑफ द पुटिलव आयरन वर्क्स वर डिसमिस्ड। एक तरफ परसेंटेज उसका प्राइस गुड्स का बढ़ चुका था और वेजेस घट चुकी थी, दो गैप पड़ गया। उसके बाद एक तरफ से आता है कि जो पुटिलव आयरन वर्क्स थे उसके 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया है। द एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर बुलाया गया। Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working hours and increase in wages. एक तरफ वर्कर जो थे, 1,10,000 वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ थी रशिया में, वहाँ के लोग धरने पे चले गए। किस लिए? कि उनके काम के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम किया जाए और उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। तो वहाँ भी कंडीशन जो वर्कर्स की थी यही थी कि वहाँ पे काम बहुत कराते थे और पैसा कम देते थे, तो उल्टा करने की कोशिश किया कि काम को कम करें और पैसे को बढ़ाएं। द प्रोसेशन वॉज लेड बाई फादर गैपन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें है ब्लडी संडे के। फादर गैपन इस चीज़ को स्टार्ट किया था इन्होंने कि वर्कर के साथ स्ट्राइक पे गए थे। दिस प्रोसेशन वॉज अटैक बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। पुलिस ने इस पर अटैक किया। किस पर? जिस पे जो लोग स्ट्राइक पे गए थे। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन। 100 वर्कर्स उसी में मर गए। स्ट्राइक्स रिएक्शन की तरह स्टार्ट किया। ही इज द फादर गैपन। People demanded a constituent assembly. The Tsar allowed the creation of an elected consultative पार्लियामेंट और ड्यूमा। ड्यूमा क्या होता है? इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को बोलते हैं ड्यूमा। तो जब 100 लोग मर गए और स्ट्राइक हो रही थी, तो जार ने कहा ठीक है, आप एक पार्लियामेंट, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना सकते हैं, जिसका नाम रखा गया ड्यूमा। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ अ सेकंड ड्यूमा। जार वैसे भी चाहते नहीं थे कि कोई भी पार्लियामेंट उनके अगेंस्ट बने, तो ये उनकी एक तरह की कॉन्स्पिरेसी चाल थी। तो जब पहला ड्यूमा बना कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, तो उस जार निकोलस ने 75 डेज के अंदर उस ड्यूमा को डिसमिस कर दिया, कहा कि दूसरा ड्यूमा आएगा, इलेक्शन होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, और रशियन एम्पायर क्या क्या रोल था इसमें? अब देखते हैं कि दो पावर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो, ऑब्वियसली किसी भी वॉर में दो तरफ से लोग होते हैं पार्टी के, एक था सेंट्रल पावर और एक था अलाइड। सेंट्रल पावर देखेंगे कौन कौन थे कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, ये 4 सेंट्रल पावर में थे, सबसे मजबूत। अलाइड पावर में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका। ये दो पार्टीज अलग अलग थी। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रीव थिन। रशिया में जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो बड़ा पॉपुलर था, कई लोगों ने बहुत जोश में इसमें हिस्सा लिया था। धीरे 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 थिन मतलब कमज़ोर होता गया ये। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। सो रशियन आर्मीज यहाँ पे ही डाउन हो गई। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स लोगों में हाई हो गए थे कि जर्मनी कोई पर्सन यहाँ नहीं रहेगा। रशिया बुरी तरह हार चुका था जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। There were 7 million casualties and 3 million refugees in Russia. The war also affected the industry. Obviously war हो गए तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, चाहे पैसे का चाहे जान का। There were labor shortage. Railway lines were shut down and small workshops were closed down. बहुत बुरी तरीके से रशिया जब हार चुकी थी, वहाँ पर 3 मिलियन रेफ्यूजीज, 30 लाख लोग रशिया में रेफ्यूजी बने हुए थे।
और अफेक्ट इस इंडस्ट्री पे अफेक्ट पड़ ही चुका था। शॉर्टेज लेबर की पड़ रही थी, कई लोग उस पर मारे गए थे, रेलवे की लाइन जो थी वो रुक गई थी, छोटी छोटी दुकानें बंद कर दी गई थी। देयर वॉज द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हेंस ऑफ ब्रेड। तो अनाज का और खाने पीने का जो सामान था वो बिल्कुल कम हो गया था और लोग ज़्यादा थे उस टाइम। उससे क्या हुआ कि फरवरी में ही रिवॉल्यूशन हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। सो फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी कहाँ पर, एक जगह पर्टिकुलर थी, इसका नाम था पेट्रोग्रैड। सो इस पेट्रोग्रैड में क्या होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। टिल देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स एंड just compare the topics which is described in this video and in your NCERT book. Thank you, children.